हेलो एवरीवन, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो है अस्थमा के लिए। अस्थमा को कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो क्योर कर सकता है, योग के द्वारा कैसे हम अस्थमा को क्योर कर सकते हैं, उन्हीं सब आसनों के बारे में हम आज जानेंगे। तो फटाफट से पहले हम आसन के अभ्यास जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि हमें क्या क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आसनों की बात करती हूँ, सबसे पहले आप बेसिक चीज़ ये समझ लीजिए, जितने भी आसन चेस्ट एक्सपेंशन करते हैं, जितने भी आसन हमारे लंग्स को फुलाते हैं, वो सारे ही आसन अस्थमा के लिए लाभदायक है। सबसे पहले आसन की अगर हम बात करते हैं तो ताड़ासन है। दोनों हाथों को सांस भरते हुए छाती के सामने लेकर आइए, इंटरलॉक कीजिए, सांस छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ और सांस भरते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए ऊपर। ठीक है, हथेलियों को बाहर की तरफ पलटना है, दोनों हाथों को स्ट्रेच ऊपर की तरफ पूरा खींच के रखिए, एड़ी पंजे को मिला के रखेंगे। ये हमारा ताड़ासन है। इसको आपको कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करना है। जब आप आसन को होल्ड कर रहे होंगे तो सांसों को गहरी लंबी सांसें आपको लेनी है और गहरी लंबी सांसें छोड़नी है। यानी कि सांस भरते हुए आपको पेट को फुलाना है पूरा। आप पेट को फुलाएंगे, आपका डायफ्राम नीचे जाएगा और आपके लंग्स को पूरे तरीके से फूलने के लिए जगह मिलेगी, और जब आपके लंग्स को जगह मिलेगी तो आपकी ब्रीदिंग क्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब सांस छोड़ते हुए आपको कम से कम इस आसन को 1 से 2 मिनट तक होल्ड करना है, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। इनिशियली 30 सेकेंड होल्ड कीजिए और 3 बार आपको इस आसन को दोहराना है। धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आएंगे। अगला अभ्यास हमारा है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन को भी सेम ताड़ासन की तरह ही हमें इंटरलॉक करना है, पाम्स आउट, सांस भरते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए। अब गहरी लंबी सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे। इसको भी आपको होल्ड करना है 30-30 सेकेंड के लिए। फिर सांस भरते हुए वापस आइए और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएंगे। 30 सेकेंड आपने राइट होल्ड किया, 30 सेकेंड आपने लेफ्ट होल्ड किया, फिर वापस आएंगे, कुछ देर रिलैक्स करेंगे। दोबारा से 3 बार आपको तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कटी चक्रासन की, तो कटी चक्रासन भी आपके चेस्ट एक्सपेंशन करता है। पैरों के बीच में आपको कंधों की जितनी दूरी रखनी है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के स्तर तक लेकर आना है। सांस छोड़ते हुए आपको राइट हैंड को पीछे लेकर जाना है। लेफ्ट हैंड आपका शोल्डर के पास ही रहेगा, एल्बो आपकी बेंड हो जाएगी और ट्विस्ट करना है। ट्रंक पोर्शन आपका पीछे जाएगा और कमर से नीचे के हिस्से को आगे की तरफ पुश करके रखना है। इसको आपको एक साइड कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करना है। फिर सांस भरते हुए वापस आएंगे और सांस छोड़ते हुए आपको लेफ्ट जाना है। ये ठीक है, इसको भी आपको यहाँ पे 1 मिनट तक होल्ड करना है। जब आप आसन को होल्ड कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, आपको जो सांसें लेनी और छोड़नी है उसको गहरी लंबी सांसें भरनी है और गहरी लंबी सांसें छोड़नी है। दूसरा अभ्यास है हमारा हैंड्स इन एंड आउट। दोनों हाथों को आपको फिर से सांस भरते हुए, तीसरा अभ्यास है ये, सांस भरते हुए कंधों के स्तर तक लेकर आइए, पाम्स आपकी आमने सामने रहेंगी। सांस लेते हुए स्ट्रेच कीजिए ये पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। सांस भरते हुए पीछे लेकर जाएंगे। चेस्ट एक्सपेंशन हो रहा है, जब आप चेस्ट को फुला रहे हैं तो आप सांसों को लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट अभ्यास है उसमें आपको क्या करना है, मैं साइड पोस्चर आपको दिखा रही हूँ। दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखिए। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को कान की सीध में लेकर आइए। पहले आपको हाथ और कान एक सीध में लेकर आना है। अब आपको चेस्ट को एक्सपेंड करना है। ये थोरैसिक को हल्का सा बैक बेंड कीजिए और सांस छोड़ते हुए नीचे, हस्तोत्तान आसन जिसको हम कहते हैं। तो क्या करना है, सांस भरते हुए हाथों को स्ट्रेच कीजिए ऊपर। इसको हम वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया, अगर हम सूक्ष्म व्यायाम की बात करते हैं तो वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया में ये आता है। ठीक है, अब सांस भरते हुए ये हल्का सा स्ट्रेच कीजिए और सांस छोड़ते हुए नीचे, चेस्ट को एक्सपेंड करना है। जितने आसन मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ क्या बोली, जिसमें आपका चेस्ट एक्सपेंशन हो रहा है, वो सारे ही आसन हमारे अस्थमा को क्योर करने के लिए अच्छे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि बैठकर हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं। चलिए, तो वज्रासन की स्थिति में हम आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें जो सबसे पहला आसन है वो, अच्छा, खड़े होकर हम अर्ध चक्रासन भी कर सकते हैं। ठीक है, अर्ध चक्रासन जो हम ऐसे बैक बेंडिंग करते हैं वो वाला आसन भी हम कर सकते हैं, वो मिस हो गया था। ठीक है, तो आपको वो ध्यान रखना है क्योंकि उसमें भी चेस्ट एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो भी बेस्ट है।
अब नी बेंड करके हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नी के ऊपर खड़ा होना है। अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन जो भी आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक को फॉलो करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों हाथों को पीछे लेकर जाइए। हाथों को आपको कहाँ रखना है, अपने हिप्स के ऊपर। गहरी लंबी सांस भरिए, सांस छोड़िए। अब सांस भरते हुए आपको अपने थोरैसिक को पीछे लेकर जाना है। लंबर को आगे की तरफ पुश कीजिए एंड होल्ड। चेस्ट एक्सपेंशन 20 से 30 सेकंड तक इसे भी आपको होल्ड करना है और सांस छोड़ते हुए वापस आना है। ठीक है। इसके अलावा उष्ट्रासन पूर्ण, यानी कि दोनों हाथों को पीछे पूरा हील के ऊपर ले जाकर भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। अगला अभ्यास है, यहीं से ही हम कौन सा अभ्यास कर सकते हैं, पैरों के बीच में गैप, दोनों नी के बीच में गैप बना के हम कौन सा है, उत्तान मंडूकासन। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रखेंगे एंड लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर के ऊपर। इस तरीके से आपको रखना है, नजर सामने, या आप अपनी थर्ड आई को गेज कर सकते हैं। चेस्ट को पूरा एक्सपेंड कीजिए। ये ब्रीदिंग नॉर्मल, सांसें लेते और छोड़ते रहिए। इस तरीके से आपको मंडूकासन का अभ्यास करना है। कितनी देर करना है, इसे भी आपको 1 मिनट तक होल्ड करना है और फिर दोबारा से आपको इसका अभ्यास करना है, यानी कि इसे भी आपको 3 बार करना है 3 मिनट के लिए। चलिए अगला अभ्यास की अगर हम बात करते हैं तो हमें पेट के बल, ध्यान से देखिएगा, पेट के बल लेटेंगे और भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। तो एड़ी पंजे को मिला के रखना है। अब आपको दोनों हाथों को थाइस के अगल बगल में, आपके चेस्ट के अगल बगल में रखेंगे। सांस भरते हुए आपको भुजंगासन की स्थिति में आना है। ये शोल्डर को ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। ऐसे अगर आप रखोगे तो आपको आपके लंग्स एक्सपेंशन में नहीं हो पाएंगे। तो आपको शोल्डर को पीछे की तरफ रखना है ये, और नज़र ऊपर। इसको भी आपको होल्ड करना है और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये सारे ऐसे आसन हैं जो ना सिर्फ आपके लंग्स के म्यूकस को दूर करेंगे बल्कि आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, आपकी ब्रीदिंग क्वालिटी को बढ़ाएंगे। इसके बाद हम अगला जो अभ्यास है उसकी बात करते हैं, वो है धनुरासन। धनुरासन में आपको क्या करना है, सरल धनुरासन का अभ्यास करेंगे। दोनों नी को बेंड करके हील्स को, अपने एंकल को पकड़ लीजिए, ठीक है। अब आपको सांस भरते हुए लिफ्ट करना है ये चेस्ट को। यहाँ पर भी आपका चेस्ट एक्सपेंशन होगा और होल्ड कीजिए। सांसें लेते और छोड़ते रहिए। कितनी देर होल्ड करना है, 20 सेकंड के लिए। आप चाहे तो इसको और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देना है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि वो आसन जिसमें चेस्ट एक्सपेंशन हो रहा है, आपको उन्हीं आसनों का अभ्यास करना है, ठीक है। रिलैक्स। अब अगला जो अभ्यास है पीठ के बल, अगर मैं बात करूं तो अब अगला जो अभ्यास है वो है पीठ के बल किए जाने वाले आसनों में। तो यहाँ पे मेरे पास जगह कम है क्योंकि मैं आसन को परफॉर्म कर रही हूँ, तो अभी जो आसन मैं करने जा रही हूँ उसके लिए जगह कम नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, दोनों पैरों को यहाँ से अर्धहलासन की स्थिति में लेकर आना है ये, और यहीं और अर्धहलासन से आपको जाना है सर्वांग आसन में। ये सर्वांग आसन को होल्ड करना है। सर्वांग आसन बहुत ही बेस्ट आसन माना गया है क्योंकि सर्वांग आसन करते हुए आपका जो म्यूकस है लंग्स में वो रिवर्स हो जाता है, उसको बाहर लेकर आता है। तो ये बहुत ही सुंदर अभ्यास है। सर्वांग आसन आप वॉल के सहारे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको सर्वांग आसन का अभ्यास करना है और धीरे से वापस कैसे आएंगे, जैसे गए थे। दोनों हाथों को नीचे रखिए एंड धीरे से अपने स्पाइन को जमीन पे रखेंगे। रिलैक्स। अब इसी का काउंटर पोज जिसे हम मत्स्यासन कहते हैं, उसमें क्या करना है, हमें पंजों को सीधा सामने की तरफ फैला दीजिए, दोनों पैरों को। अब आपको दोनों हाथों को इस तरीके से मोड़ना है और अपने हाथों पर वेट को लाके ये अपने गर्दन को अंदर लेकर जाइए। दोनों हाथ आपके हिप जॉइंट के ऊपर रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से।
ब्रीदिंग नॉर्मल। यहाँ पर भी हमारा चेस्ट एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये भी हमारे ब्रीदिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। जितना भी म्यूकस होगा उसको ये बाहर निकालेगा। तो चेस्ट एक्सपेंशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी हमारी वक्ष की जो मांसपेशियाँ होती है उनको जब उनमें स्ट्रेचिंग होती है तो वहाँ पे जितना भी स्पाज्म होता है वो दूर होता है। ठीक है, अब धीरे से दोनों हाथों को फिर से वापस लेकर जाइए, गर्दन को लिफ्ट कीजिए एंड रिलैक्स। ये जो अभ्यास है ये सर्वांगासन का भी काउंटर पोज हो जाएगा, प्लस ये अस्थमा के लिए तो अच्छा अभ्यास है ही। ठीक है, अब धीरे से वापस। इसके अलावा 2 अभ्यास जो मैं मिस कर गई हूँ वो है चक्रासन, अर्ध चक्रासन जिसको हम खड़े खड़े बैक बेंड करते हैं वो, और वक्रासन। ये दोनों ही आसन भी अस्थमा वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके बाद अब हम जानते हैं कि हम प्राणायाम में क्या क्या कर सकते हैं। कपाल भाती, अच्छा षटकर में हम क्या कर सकते हैं ये समझ लीजिए। आसन तो आप समझे, अच्छा पहले आप ये समझिए कि सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। पहले आपको षटकर्म करने हैं, फिर आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है, फिर आपको आसन करने हैं। ठीक है, अब क्योंकि षटकर्म तो इस समय मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं ओरली आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है, क्या क्या कर सकते हैं हम। षटकर्म में हम जल नेति कर सकते हैं, हम सूत्र नेति कर सकते हैं, और हम कुंजल का अभ्यास कर सकते हैं। कुंजल अस्थमा के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि कुंजल जो होता है वो कफ को बाहर निकालता है। जितना भी म्यूकस होता है, जिस दिन आप कुंजल करेंगे आपको दिन भर कफ आता रहेगा, जो कि आपके लंग्स को क्लीन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप उसको गर्म पानी के साथ करते हो तो वो और भी इजी कर देता है, और भी आपका जो कफ होता है उसको पिघलाना शुरू करता है, जिससे जो कि आपके लंग्स को जकड़े हुए थे उनको वो दूर करता है। ठीक है, तो और दूसरी बात क्या है कि जब हम जल नेति और सूत्र नेति करते हैं तो जल नेति से अगर किसी को डर्ट एलर्जन होता है तो वो डर्ट की वजह से किसी को एलर्जी होती है, या जो भी पोलन एलर्जी, दुनिया भर की जो एलर्जी है उसकी वजह से अगर किसी को दिक्कत होती है तो जल नेति उन लोगों के लिए लाभदायक है। प्लस आपका जो जल नेति होता है वो आपके साइनस को प्रॉपर क्लीन करता है। ठीक है, इसके अलावा जो सूत्र नेति होती है वो आपके एयरवेज को बढ़ाता है, यानी कि आपके नाक को तो क्लीन करता ही है, म्यूकस तो बाहर लेकर आता ही है, लेकिन आपके जो एयरवेज हैं उनको, उनका जो वेज है, एयर का जो वेज है उसको और बड़ा बनाता है। ठीक है, तो सूत्र नेति इसलिए लाभदायक है, और साइनस के लिए भी सूत्र नेति बहुत अच्छा अभ्यास है। तो साइनस को भी वो दूर करेगा अगर किसी को साइनसाइटिस का इशू है। इसके अलावा कुंजल का मैंने आपको बता दिया, कुंजल क्या करता है। षटकर्म हो गए, ये 3 चीज़ें अगर आप करते हैं बहुत ही लाभदायक है, जल नेति, सूत्र नेति और कुंजल। अब हम जानते हैं कि हम प्राणायाम क्या कर सकते हैं। प्राणायाम की अगर मैं बात करती हूँ तो प्राणायाम आप कपालभाति भी षटकर्म है हमारा, तो कपालभाति आप कर सकते हैं। कुंजल के बाद आप कपालभाति कर सकते हैं। ठीक है, कुंजल किया उसके बाद आप कपालभाति का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम की अगर मैं बात करती हूँ तो भस्त्रिका प्राणायाम, क्योंकि वो आपके बॉडी में हीट जनरेट करता है, और जब आपके बॉडी में हीट जनरेट होगी तो आपके बॉडी से म्यूकस जो है वो पिघलेगा और बाहर निकलेगा। ठीक है, जहाँ पर भी वो स्पाज्म है उसको वो दूर करेगा, विषैले पदार्थों को आपके लंग्स से दूर भगाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम की, बहुत ही सुंदर, बहुत ही इफ़ेक्टिव है उन लोगों के लिए जिनको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, या फिर जैसे अस्थमा का किसी को इशू है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। जो सूर्य भेदी प्राणायाम होता है वो भी आपके बॉडी में हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके लंग्स में जितना भी म्यूकस जमा है, जितना भी बलगम जो होता है वो जम गया है, तो उसको वो धीरे धीरे पिघलाता है और आपके शरीर से बाहर लेकर आता है, खांसी के थ्रू या जैसे भी आ रहा है, कफ आपने कुंजल कर लिया उसके थ्रू। ये सूर्यभेदी प्राणायाम इसलिए लाभदायक है। ठीक है, तो भस्त्रिका हो गया और सूर्यभेदी हो गया, ये दोनों ही हीट जनरेटिंग प्राणायाम है, इनको आप कर सकते हैं। अगर आप इनमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नॉर्मली यौगिक ब्रीदिंग कीजिए। यौगिक ब्रीदिंग में क्या करना है, आपको एब्डोमिनल ब्रीथ करना है, जिससे जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं तो आपका डायफ्राम नीचे जाता है, और जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो आपके जो लंग्स हैं वो पूरे तरीके से फूल पाएंगे। और देखो, जब उनमें जकड़न है ना, आप कभी कोई वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे, 3D टाइप जो वीडियो होगी, जब लंग्स में
क्या बोलते हैं उसको, म्यूकस जमा होता है तो वो फूल नहीं पाते हैं। और दूसरा चीज़ क्या होती है, फूल नहीं पा रहे हैं तो वो डायफ्राम को भी नीचे नहीं पुश कर पा रहे हैं। तो जब आप गहरी लंबी सांस भरोगे, उसको फुलाओगे, पेट को बाहर लेकर आओगे, आपका डायफ्राम धीरे से नीचे जाएगा और आपके लंग्स को और जगह मिलेगी। तो जैसे ही वो जगह मिलेगी, वो जो जकड़न बनी है वो धीरे धीरे हटाएगी। तो जब आपकी मसल स्क्वीज होगी, फूलेगी, स्क्वीज होगी, फूलेगी, जब ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन जब बनेगा तो उससे क्या होगा, आपका जो म्यूकस जमा हुआ है आपके लंग्स में वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा। तो ये सारे प्रैक्टिसेस हैं। इसके अलावा आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, स्ट्रेस को दूर कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। देखिए अस्थमा जो होता है, अगर हम बिहार की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि विचार की अगर हम बात करते हैं, 4 स्तंभ के ऊपर हम काम करते हैं, तो एक हो गया आहार, विहार, आचार, विचार। अगर हम विचार की बात करते हैं तो विचार में जो अस्थमा होता है वो मेनली उन लोगों को होता है, ये माना गया है, ये उन लोगों को होता है जो अपने थॉट्स को दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं या बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ही दबा के रखते हैं, जिसकी वजह से हर कोई बीमारी आपके नेचर को डिफाइन करती है, ये फैक्ट है। अगर किसी को अस्थमा का इशू होता है तो वो मोस्टली उन लोगों के साथ देखा गया है जो अपनी बातों को दूसरे के सामने नहीं रखना चाहते हैं या फिर वो नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो उसको वो चीज़ दूर करने के लिए आपको उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना है। उज्जाई प्राणायाम आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, आपकी ब्रीदिंग क्वालिटी को तो बढ़ाता ही है, प्लस आपके जो थॉट्स हैं अगर वो आप नहीं भी शेयर कर पा रहे हैं तो उज्जाई प्राणायाम उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ये सारे अभ्यास आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, त्राटक के रूप में भी आप कर सकते हैं, या फिर ओम का जाप आप कर सकते हैं। ओम जाप भी आपके बॉडी में हीट जनरेट करता है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। एक जो मैं आपको बहुत ही गूढ़ रहस्य बताने वाली हूँ, जिनको अस्थमा का इशू होता है वो लोग बहुत लंबा एक्सेल नहीं कर पाते, शॉर्ट ब्रेथ होता है, उनके सांसों से आवाज़ आना शुरू होती है, कई बार वो सो भी नहीं पाते, उनको सोते सोते दिक्कत होने लगती है, ऐसा लगता है छाती दब रही है ना। और इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि उनका जो एयरवेज होते हैं, जो हमारा ब्रीदिंग ट्रैक होता है, वो एयरवेज या तो छोटे हो गए हैं या फिर उनमें स्वेलिंग आ गई है या फिर म्यूकस जमा हुआ है उनमें, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो ज़बरदस्ती सांस खींचना चाहते हैं, खींच के सांस लेते हैं और वो सांसें बहुत छोटी होती है, उस सांसों से आवाज़ भी आती है, ठीक है। तो आपको वीजिंग साउंड आता है उस जो सांसें वो लेते हैं, तो इस तरीके की दिक्कतें होती है। और जब ये दिक्कत होती है तो उस समय होता क्या है, और कई बारी जब अस्थमा के जो लोग होते हैं उनको जब अस्थमा अटैक पड़ता है तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि कभी भी उनको पेट के बल नहीं लेटाना है, यानी कि मकर आसन में नहीं लेटाना है और या फिर शवासन में नहीं लेटाना है। इसके बजाय आप उनको चेयर के ऊपर बैठा दीजिए और चेयर के सामने टेबल रखे, उनको बोलो कि टेबल के ऊपर ऐसे लेट जाओ, ठीक है। इस तरीके से आपको उनको लेटाना है अगर अस्थमा का अटैक उनको पड़ ही गया है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, उनको बोलिए नाक से गहरी लंबी सांस भरिए और सांस छोड़नी कैसे है, आगे को हल्का सा आगे की तरफ झुकना है और इस तरीके से सांस छोड़नी है। नाक से सांस भरनी है और ये काकी मुद्रा बनाकर हल्का सा आगे की तरफ झुक के सांस को छोड़ना है। इस तरीके से क्या होगा, उनका जो अस्थमा का अटैक उनको फील जो पड़ा है वो धीरे धीरे वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सिट्रस फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, लेकिन दिन में खाना है, इस बात का ध्यान रखें। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है उनको अवॉइड करना है। दही खा सकते हैं, लेकिन दही का भी ध्यान रखें, दही आपको दिन में खानी है। खट्टी दही को आपको रात को बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर खट्टी दही है तो उसको आप कड़ी के रूप में खा सकते हैं। कड़ी आप गरम गरम खाएंगे तो आपको अस्थमा वालों के लिए लाभदायक है, अगर गरम गरम कड़ी आप खा रहे हैं, ठीक है। तो सिट्रस फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं, अस्थमा वालों के लिए खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वो जो सिट्रस फ्रूट है वो आप सुबह और शाम को कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे, दिन में
में ही खाएंगे। सेम आपका दही के साथ भी ऐसे ही है, दही भी खा सकते हैं, इवन बहुत अच्छी है दही, लेकिन ध्यान रखें दही को आपको रात को नहीं खाना है, सुबह नहीं खाना है। फ्रिज की दही कंप्लीटली अवॉइड करनी है। फ्रिज के जितनी भी चीज़ें फ्रिज में रखी होती है वो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। हमेशा ल्यूकवार्म वाटर पीना है। उसका रीज़न ये है कि ल्यूकवार्म वाटर जितना आप पिएंगे उतना ही आपके लंग्स में म्यूकस जो जमने की जो रिस्क होता है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको चॉकलेट नहीं खानी है, पैकेट प्रोडक्ट्स जो जितने भी होते हैं, मैदा आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारे ऐसे फूड हैं जो कफ वर्धक होते हैं, जो आपके शरीर में कफ की मात्रा बढ़ाते हैं। आप ऑलरेडी उस दिक्कत से जूझ रहे हैं, फिर आप और बाहर से खाते रहेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा अस्थमा के ऊपर बहुत बड़ा सा वीडियो। प्लीज़ आप सभी लोग इसको, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है प्लीज़ उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।